हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है ना। इसके लिए पहली बात तो ध्यान से सुन लो कि आपके पास इस समय मौजूदा हालत में एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और अपनी मॉड्यूल कौन सी, मॉड्यूल नंबर 6 ये होनी चाहिए आपके पास, जिससे हम बातें आगे करेंगे। और आपको भी इसमें केवल अपना मेन मूल, देखो इस चैप्टर में तो पूरा ज़्यादातर काम आपको ही करना है क्योंकि याद करने वाला ये चैप्टर है, तो इसमें आपको ज़्यादा बातें इसमें खुद ही करनी है। लेकिन अपने इसमें सहयोग करेंगे आपका कि आप ज़्यादातर बातें हम आपको बता दें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, 30-40 साल का जो पैटर्न है वो किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब बातें इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो इसमें औषधियों व रसो चिकित्सा, ठीक है ना, औषधियों की इन क्रिया के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया है। पहला आपको है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या है? ज्वरनाशी। ठीक है ना। डिफिनेशन करने के बाद पहले बेसिक बात समझ लो। ज्वरनाशी वे दवाएं जो क्या करें, बुखार से आराम दें, टेम्परेचर को क्या करें, कम करें। सिंपल सी बात है। तो एंटीपायरेटिक क्या होगा? वे दवाएं जो बुखार से आराम दें। सीधी लिखो, पहले मॉड्यूल में लिखा हुआ है। अगर आपको पास ज्वरनाशी ऐसी औषधि है जो ज्वर के समय शरीर के ताप को कम करने के लिए प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसको तो आप मेन फोकस करना, और लिखना चाहो तो लिख लेना, मॉड्यूल में दे रखा है। लेकिन जो अपने जहाँ एनसीईआरटी से कनेक्टेड है उसका पहले वे दवाएं जो बुखार से आराम देती हैं, लिख लिया, क्योंकि बोर्ड देना नहीं अपने को, डिफिनेशन कोई बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें पहला क्या है? एस्प्रिन, OCOCH3, इसका नाम क्या है? एस्प्रिन। दूसरा है NHCOCH3, यहाँ क्या हो गया? OH, इसका नाम क्या हो गया? पैरासीटामोल। तीसरा है NHCOCH3, यहाँ OCH3। ठीक है। क्या नाम है इसका बेटा? मेथासिटीन। क्या नाम है इसका? मेथासिटीन। अब सुनो, मॉड्यूल लो। हाँ देखो, ये सब लिखा हुआ है। पैरासीटामोल है ना, NHCOCH3, COH एस्प्रिन, ये क्या है? मेथा। ये 3 एग्जाम्पल तो आपको कंपलसरी ध्यान रखने हैं। कर लोगे? एंटीपायरेटिक बेटा क्या होगा? वे दवाएं जो बुखार से आराम दें। कौन कौन सी हुई? एस्प्रिन हुआ, पैरासीटामोल हुआ, मेथासिटीन हुआ। ठीक है, मिटा दें इसको। ठीक है। अब लिखना आपको पीड़ाहारी। एनाल्जेसिक। पहले बात सुन लो, फिर उसमें मॉड्यूल में आपको दिखाएंगे। पीड़ाहारी वे दवाएं जो दर्द से आराम दें। क्या दें? दर्द से आराम दें। क्या होंगी? पीड़ाहारी। लिखो, वे दवाएं जो दर्द से आराम दें पीड़ाहारी कहलाती हैं। वे दवाएं जो दर्द से आराम दें पीड़ाहारी कहलाती हैं। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक। ये 2 टाइप की होगी, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। स्वापक और स्वापक याद करो। ठीक है, नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक दोनों चल जाएगा, हिंदी में भी चल जाएगा। ही स्वापक और स्वापक लिखना हो तो लिख लो। अब नार्कोटिक दवाएं कौन सी होंगी? ये अफीम की समूह होंगी, जैसे मॉर्फिन हुआ, कोडीन हुआ, हेरोइन हुआ। और नॉन नार्कोटिक ये नॉर्मल दर्द में दी जाती हैं, कॉमन ड्रग है। जैसे जो एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी दवाएं किस में आ जाएंगी? नॉन नार्कोटिक में। अब नार्कोटिक दवाएं क्या करती हैं? ये नींद को आमंत्रित करती हैं। ठीक है ना, और इनको लेने से आदत पड़ जाती है। नॉन नार्कोटिक दवाएं
नींद को आमंत्रित नहीं करती, लेने से आदत नहीं पड़ती है। जैसे विराट कोहली हैं, अगर जिनको कहीं चोट लगे तो उनको नार्कोटिक दवा दोगे कि नॉन नार्कोटिक? नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक दवा दे दिए तब तो पिस पिस हो जाएगा, तो खेलेगा कैसे और भारत जीतेगा कैसे? इसलिए वो उनको कौन सी दवा दी जाएगी? नॉन नार्कोटिक दवाएं। तो ये सब मॉड्यूल में बेटा लिखा हुआ है, हम इसको बोल रहे हैं, देख लो। नार्कोटिक दवाएं लिखो, वे दवाएं जो दर्द से आराम देती हैं। लिख लिया? पहला इसमें लिखो, लिखा हुआ सब, नार्कोटिक, नार्कोटिक। और दूसरा क्या है? नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक। ठीक है, मॉड्यूल सामने है तो देखो, ये अफीम समूह की होती हैं, जैसे मॉर्फिन, मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूल ले लो बेटा, कोडीन, हेरोइन। ये अफीम समूह की होती है, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। ये पीड़ा को कम करने के साथ निद्रा भी उत्पन्न करती हैं। इनकी अधिक उपयोग से आदत पड़ जाती है, एक बार ले लोगे तो बार बार मन करेगा। नॉन नार्कोटिक, ये सामान्य औषधियां, जैसे एस्प्रिन, 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 एनाल्जीन। एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, आइबुप्रोफेन, ठीक है ना, निप्रोक्सीन, ये याद करना आपको, एनाल्जीन है ये, ठीक है, इतना एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है ना, लिखा हुआ ना, इनको लेने से आदत नहीं पड़ती है। एग्जाम्पल तो ये ध्यान रखना, नार्कोटिक में ये है, नॉन नार्कोटिक में ये है। बोलो, कर लोगे? कर लोगे? ये वही दवाएं हैं जो किसमें काम आती हैं? ज्वरनाशी में भी ये दवाएं काम आती हैं। बिठा दें, चलो, ये बेटा याद करने के लिए सब, ये दवाएं याद कर लो तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। आगे, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मतलब पूतिरोधी, पूतिरोधी, एंड डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट को हिंदी में कहते हैं विसंक्रामी या रोगाणुनाशी, रोगाणुनाशी। इसके बारे में बात करें और फिर आपको मॉड्यूल दिखाएंगे क्या क्या करना है। हम एक बार बोल रहे हैं बातें, एक बार फिर उसको मॉड्यूल दिखा रहे हैं, तो आप मॉड्यूल से चाहो तो मॉड्यूल से पढ़ लेना, और एनसीईआरटी है ही आपके पास, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब सुनो, एंटीसेप्टिक, पहले एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ध्यान सुनो, पूतिरोधी, ये जीवाणुओं का नाश करते हैं, लेकिन इनको लिविंग टिश्यूज पे प्रयोग नहीं कर सकते, लिविंग टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाते। लिविंग टिश्यूज पे तो प्रयोग करना है, ये जीवाणुओं का नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन लिविंग टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। एंटीसेप्टिक से आपका सीधा मतलब है फेस पाउडर, बोरोप्लस, ब्रीथ प्यूरिफायर, ये जितने हैं ये सब, घाव को भरने वाली कोई चीज है, आयोडीन वगैरह, सब किस में आएंगी? एंटीसेप्टिक में, ठीक है ना। लेकिन गौर करो, ये लिविंग टिश्यूज को नुकसान नहीं, ऐसा कई भी होंगे जो जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाते होंगे, लेकिन वो साथ साथ अगर उनको यूज किया जाए तो लिविंग टिश्यूज को भी नुकसान पहुंच जाएगा। कैसे? ऐसे देखो, ये है कोई व्यक्ति है, कोई लड़का लड़की जो भी है, और मान लो इसको निकल गया पिंपल, निकल गया। अब पिंपल निकल गया बेटा, तो पिंपल निकलने से बच्चे परेशान होते हैं, तो अब इसको ठीक करना है तो इस पर 1 गिलास तेजाब डाल दो, पिंपल तो सही हो जाएगा। पिंपल पता नहीं चलेगा कहाँ गया, पिंपल का पता नहीं चलेगा कहाँ गया, लेकिन दिक्कत क्या हुई? लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंच गया, जो तुम्हारा सुंदर चेहरा है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तेजाब एंटीसेप्टिक नहीं। अब मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, अपने ब्रश करते हैं फिर उसको साफ करते हैं, चलो ठीक है, उसको तो बहुत अच्छा करने के लिए पेट्रोल से
गलाला कर लो, सब बैक्टीरिया सब मरमरा जाएंगे। लेकिन ऐसा करता है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हमारे लिविंग टिश्यूज को छाले पड़ जाएंगे, कोई दूसरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिविंग टिश्यूज को नुकसान पहुंच जाता है, इसलिए पेट्रोल, केरोसिन ये कीटाणुओं को तो मार देंगे, लेकिन हमारे लिविंग टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो बात समझ गए एंटीसेप्टिक क्या है? फिनाइल है, देखो सीधा, फिनाइल फर्श उससे साफ करते हैं, बाथरूम साफ करते हैं, चमकने लगता है, होता है ना ऐसा। लेकिन उससे मुंह धोते हैं, मुंह धोते हैं तो और चमक जाएगा? नहीं, नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है ना? एलर्जी हो जाएगी। इसलिए ये भी, हाँ, उसको डाइल्यूट करके अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो बात समझ गए? और बात आती है, अब एक एक बात उसको मॉड्यूल से तुम्हें, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होगा भाई? यह लिविंग टिश्यूज को सॉरी, इसका उपयोग लिविंग टिश्यूज पे नहीं कर सकते, जीवाणुओं का नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका प्रयोग किस पर? लिविंग टिश्यूज, जीवित ऊतकों पे इसका प्रयोग नहीं करते हैं। वो क्या हो गया? डिसइंफेक्टेंट। तो हम पहले बात करेंगे एंटीसेप्टिक की, फिर बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट। तो हेडिंग डाल लो एंटीसेप्टिक। हर बातें आपको समझा दी गई, अब इस पर आपको क्या करना है? काम करना है। एंटीसेप्टिक लिख लिया है? चलो एंटीसेप्टिक की बात करते हैं। लिखो, मॉड्यूल से डिफिनेशन अंडरलाइन करो, जितना कह रहे हैं उतना करो। पहले लिखो, वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक बैक्टीरिया को तो नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। अंडरलाइन तुरंत कर लिया है, क्योंकि अपने को बोर्ड नहीं देना बेटा, कंपटीशन देना है, उसमें जो जो क्वेश्चन आएंगे उसको देखो। लिखो, डेटॉल। डेटॉल एक प्रतिरोधी है। डेटॉल क्या है? प्रतिरोधी है। या क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण है। यह क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण है। अब ये जो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं वो आपको याद रखना है। क्लोरोजाइलिनॉल बेंजीन है, यहाँ OH है, यहाँ Cl है, यहाँ CH3, यहाँ CH3, एंड टर्पिनॉल ये है, ये क्या है? टर्पिनॉल। तो ये है क्लोरोजाइलिनॉल और ये क्या है? टर्पिनियोल। क्लोरोजाइलिनॉल और ये क्या है? टर्पिनियोल। पूछ सकता है क्लोरोजाइलिनॉल में कितने क्लोरीन है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। टर्पिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल FeCl3 के साथ टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। यह FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, यह FeCl3 के साथ टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है? फिनॉल है। फिनॉल FeCl3 के साथ बैंगनी रंग देता था, एल्कोहल नहीं देता था। एक बात हो गई। डिटॉल क्या है? प्रतिरोधी है। मिटा दें, मिटा दें इसको। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का ये क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला एग्जाम्पल, फ्यूरासीन। क्या है? फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन। फ्यूरासीन, सोफ्रामाइसिन ये क्या है? प्रतिरोधी। फ्यूरासीन,
सोफ्रामाइसिन, ये भी किसकी तरह काम करते हैं? पूतिरोधी की तरह काम करते हैं। सोफ्रामाइसिन और फ्यूरासिन ये क्या है? पूतिरोधी। ठीक है, अगला बाईथायोनल। थायोनल, ध्यान सुन लेना, बाईथायोनल लिखा हो या बाईथायोनॉल लिखा हो, दोनों एक ही बात है। बाईथायोनल या बाईथायोनॉल एक पूतिरोधी है। क्या है? पूतिरोधी है। एस ये हो गया, यहां क्या हो गया? OH, यहां क्या हो गया? Cl, यहां क्या हो गया? Cl, यहां क्या हो गया? OH, यहां क्या हो गया? Cl, यहां क्या हो गया? Cl। यही क्या है? बाईथायोनॉल। कितने क्लोरीन हैं? 4 क्लोरीन हैं, 2 OH हैं, 1 सल्फर है। देख रहा ना? और बाईथायोनॉल का उपयोग किसमें होता है? साबुन में। कोई साबुन होगा जनरली तो उसमें क्या है? सोप में इसका प्रयोग करते हैं। साबुन में, किसमें? साबुन में। बायोथानॉल का इस्तेमाल किसमें करते हैं? साबुन में। ठीक है, लिख दिया। बायोथानॉल का उपयोग किसमें करते हैं? सोप में। यूज्ड इन सोप, लिख लो। लिख लिया। सल्फर कितने हैं? क्लोरीन है। ये जो दुर्गंध हटाने के काम में आता है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको किसमें यूज करते हैं? साबुन में। हो गया। अगला पॉइंट मिटा दें इसको। फिनॉल को डाइल्यूट कर दिया गया, 0.2% फिनॉल। अगला एग्जाम्पल, 0.2% फिनॉल। ये क्या है? 0.2% फिनॉल का उपयोग किसमें होता है? पूतिरोधी में। ये भी क्या है? पूतिरोधी। ठीक है, अगला आयोडीन, H2O2, सॉरी H2O2। जब घाव वगैरह हो जाता ना तो उसको धोने के लिए बहुत, जब घाव बहुत खराब तरीके से होता तो उसको डॉक्टर धोने के लिए, जब डॉक्टर बन जाओगे तुम लोग तब देखोगे तुम लोग खुद ही, उसको धोने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। तो ये क्या हो गया? प्रबल पूतिरोधी। प्रबल पूतिरोधी, स्ट्रॉन्ग पूतिरोधी। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड है किसमें? आइज, आंखों को धोने में। लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्ग होगा नहीं। आंख डाइल्यूट, बोरिक एसिड है, डाइल्यूट किया गया इसको। आंखों के धोने वाली कोई दवा चाहे बाबा रामदेव खुद बना रहे हो, उसमें बोरिक एसिड का प्रयोग होगा ही होगा। और बोरिक एसिड क्या हो गया? दुर्बल पूतिरोधी। दुर्बल पूतिरोधी, दुर्बल पूतिरोधी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दुर्बल पूतिरोधी। आयोडीन, ये भी क्या है? पूतिरोधी। पहले जो घाव वगैरह होते हैं देखते हो गाँवों में, पहले गांव में का हर जगह ही लगभग लाल दवा, कोई चोट लगी तो लाल दवा टाइप का बांधते थे। ठीक है ना? आजकल देखो ऐसा कोई सिचुएशन है, सीधे क्या करते हैं? आयोडीन लगा देते हैं, जिससे घाव जल्दी भर जाता है। तो आयोडीन भी क्या है? पूतिरोधी। ठीक है ना? यह आयोडीन टिंचर के रूप में प्रयोग होता है। आयोडीन टिंचर, आयोडीन
या स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली प्रतिरोधी है भाई। क्या है? शक्तिशाली। लिखो आयोडीन टिंचर, हेडिंग डाल दो। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन, यही क्या होता है? टिंचर आयोडीन। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन, उसी को क्या कहते हैं? टिंचर, आयोडीन टिंचर। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन क्या होता है? आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन क्या होता है? आयोडीन टिंचर। ठीक है, इतनी बातें हो गई। सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन, बाइथायोनोल की बात हो गई, डिटॉल की हो गई। डिटॉल क्लोरोजाइनॉल टर्पिनॉल का मिश्रण है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग प्रतिरोधी। आयोडोफोम, आयोडीन है, आयोडोफोम भी क्या होगा? प्रतिरोधी। ठीक है, कर लोगे। अब आते हैं रोगाणुनाशी, इसको मिटा दें। आयोडीन टिंचर पूछ ले क्या होता है, तो आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन क्या कहलाता है? आयोडीन टिंचर। आयोडीन का एल्कोहलिक जल में 2 से 3% विलयन क्या होता है? आयोडीन टिंचर। लिखो डिसइंफेक्टेंट, रोगाणुनाशी। रोगाणुनाशी। लिखो, इसमें फिर अंडरलाइन कर दो। ठीक है ना? ऐसे रासायनिक पदार्थ, लिखो ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है, किंतु इनको जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु इनको जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किया। दोबारा सुन लो, तुरंत अंडरलाइन करो। ऐसे रासायनिक पदार्थ, पेज नंबर 4.37, मॉड्यूल नंबर 6। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है, किंतु इनको जीवित ऊतकों पर प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल हम बताते हैं सीधा, 1% फिनॉल, यही क्या है? रोगाणुनाशी। और 0.2% फिनॉल था, वो क्या था? क्या था बेटा? वो था प्रतिरोधी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, बिठा दें। रोगाणुनाशी, एनसीईआरटी की लास्ट लाइन एंटीसेप्टिक रोगाणुनाशी, वो अंडरलाइन कर लेना। एनसीईआरटी की लास्ट लाइन रोगाणुनाशी प्रतिरोधी, जो हेडिंग डली है ना, उसकी लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर देना। ठीक है, अब लिखो प्रति अम्ल, एंटा एसिड। एंटा एसिड, प्रति अम्ल। देखो, आमाशय में उपस्थित अधिक अम्ल को मुक्त करते हैं। एंटा एसिड लिखो, आमाशय में उपस्थित अधिक अम्ल को मुक्त करते हैं। आमाशय में प्रेजेंट अधिक अम्ल को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। मुक्त करते हैं। आमाशय में उपस्थित अधिक अम्ल को मुक्त करते हैं। देखो जल्दी, हो गया? अब सुनो, पहले जब कोई नॉर्मल पेट दर्द करता था तो डॉक्टर के पास जाते थे तो बेस की एक टैबलेट देता था। ठीक है ना? तो पेट में एसिड बेस डाला है, एसिड बेस क्या होता था? न्यूट्रलाइज होता था, उदासीन होता था और पेट का दर्द सही हो जाता था। लेकिन जब आपने क्या डाला? बेस डाला है, तो फिर वो एसिड को आमंत्रित करेगा, कुछ देर बाद फिर पेट दर्द शुरू हो जाता था। मतलब एक बात तो तय हो गई कि बेस, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब एंटा एसिड हैं। लेकिन प्रक्रिया चलती गई तो इसको
एक क्रांतिकारी दवाई जिसको कहते हैं रेनिटिडीन, जिसका नाम तुम जानते होगे जेंटेक के नाम से। क्या नाम से? जेंटेक। ये आई दवा जो बहुत ज़्यादा बिकने वाली दवा थी, तो इससे आने से पेट दर्द को काफ़ी आराम मिला। ठीक है ना। तो रेनिटिडीन, फिर कई दवाएं, अब तो मार्केट में बहुत सारी दवाएं हैं, सिमिटिडीन जिसको टेगामेट कहते हैं, ऐसी कई दवाएं हैं जो आ गई। तो हमें तो बेटा क्या करना है, अपने एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है उसको ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेस हैं सभी। ये हो गया। रेनिटिडीन, दवाएं सब इंग्लिश में ही होंगी। जेंटेक, इसको जेंटेक के नाम से भी जानते हैं। सीमेटिडीन जिसको ज्यादातर टेगामेट के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर के बाद नॉर्मल डॉक्टर तो आप हो ही गए, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, रेनिटिडीन, जेंटेक। ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी। हो गया, मिटा दें। तो ये आपके क्या है, एंटासिड। पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा एंटासिड है, कौन किसमें से कौन सा एंटासिड नहीं है, ऐसे कई बातें पूछी गई। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिटा दें इसको। इसमें बेटा साथ देना करना पड़ेगा आपको, याद तो दवाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आना भी यही है। अब आपको ध्यान रखना है, क्या लिखो, एंटीहिस्टामीन। एंटीहिस्टामीन, इंग्लिश हिंदी दोनों में। ठीक है ना। लिखो, एंटीहिस्टामीन को एलर्जिक दवा कहते हैं। एंटीहिस्टामीन को एलर्जी दवा कहते हैं। इसका फेमस तो जानते हो, बेनाड्रिल हुआ, एविल हुआ, जीट हुआ, ये सब नॉर्मल हैं। कहीं मेडिकल स्टोर पर जाओ, कोई एलर्जी है तो तुम्हें एविल पकड़ा देगा, बेनाड्रिल पकड़ा देगा, जीट पकड़ा देगा, ये फेमस है। लेकिन इसका केमिकल नेम आपको ध्यान रखना है जो हम लिखने जा रहे हैं। तो एंटीहिस्टामीन को क्या कहते हैं, एंटी एलर्जिक दवा, जैसे एविल, बेनाड्रिल, जीट। अब इसका केमिकल नेम, एविल का जो केमिकल नेम है फेनिरामीन, बेनाड्रिल का जो केमिकल नेम है डाइफेनिल हाइड्रामीन, जीट क्या हो गया, क्लोरोफेनिरामीन, चौथा प्रोमेथाजीन, इतना तो आपको याद रखना, इसी में काम हो जाएगा। हाँ, क्लोरोफेनिरामीन है, ऑप्शन में ब्रोमोफेनिरामीन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी आंसर है। एविल, फेनिरामीन, बेनाड्रिल, डाइफेनिल हाइड्रामीन, जीट, क्लोरोफेनिरामीन, प्रोमेथाजीन। ठीक है, अगला लिख लो, एंटीमाइक्रोबियल्स। पेज नंबर आप निकाल लो। एंटीहिस्टामीन हो ही गया है, प्रशांतक लिख लो आप। हाँ, क्या लिख लो, प्रशांतक, ट्रैंकुलाइजर। इसमें थोड़ी सी बात समझा के
फिर आगे करते हैं। प्रशांतक पेज नंबर आप खोल सकते हो 4.40। देखो ये जो इसमें जो दवा यूज करते हैं वो किस बीमारी में करते हैं? प्रशांतक का जो कनेक्शन है वो है मस्तिष्क से। किससे है? मस्तिष्क से। एंटी डिप्रेशन, देखो दो टाइप की मस्तिष्क बीमारियां होती हैं। एक में क्या होगा कि जो मनुष्य होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब बहुत शांत होने लगेगा। और एक मनुष्य क्या हो जाएगा? बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। हमने कहा बेटा पेन देना तो दे दिया पेन, ये एग्रेसिव है। और एक जो डिप्रेशन में बेचारा है उसको एक झापड़ मार दो तो और उधर खड़क जाएगा, मतलब कोई उसको कुछ कह भी दिया तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो डिप्रेशन भी एक खतरनाक ट्रैंकुलाइजर है। साइंटिस्टों ने इसको दवा के लिए बनाया है, लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। नशे वगैरह में इसी दवाओं का इस्तेमाल होता है। आजकल जो कहानियां सुन रहे हो ना सुशांत सिंह वाली, वो सब इसी में है पूरी। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होगा? ये मस्तिष्क बीमारियों के लिए होगा, ठीक है ना। तो डिप्रेशन में जो गया है उसको ऐसी दवा दी जाएगी जिससे उसका मूड बने। मॉड्यूल में भी दिखाएंगे, उसको मूड बूस्टर दवा भी कहते हैं। और जो एग्रेसिव है उसको ऐसी दवा दी जाएगी कि वो शांत हो जाए, ठीक है ना। बोलो। तो यहां बात कर रहे हैं, देखो प्रशांतक, देखो पेज नंबर 4.40। रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग तनाव कम करने या तीव्र मस्तिष्क बीमारियों के उपचार में होता है प्रशांतक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये उनके भावनात्मक तनाव उदासी को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब इसके दो आ जाए, एक सामक आ गया, एक अवसाद। हम लोग साथ थोड़ी सी पॉजिटिव मैटर है कि हमें सामक अवसाद अलग से नहीं पढ़ना है, इसके 11 एग्जाम्पल लिख देंगे, वही आपको करना है, ठीक है ना। तो ये अवसाद सामक सुन लो, ये अवसाद प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाशीलता को दबाते हैं। ये उन मरीजों को दिया जाता है जो मानसिक रूप से विचलित एवं हिंसक हैं, ठीक है। सामक दिमाग को शांति एवं शरीर को शिथिलता, इसकी उच्च खुराक नींद को प्रेरित करती है। एग्जाम्पल लिखा, अभी हम सब एक साथ कंबाइंड लिखेंगे। अवसाद प्रतिरोधक एंटी डिप्रेसेंट, ये दवा उन मरीज को दी जाती है जिनका विश्वास टूट चुका होता है। ये विश्वास को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें मूड दवा भी कहते हैं, ठीक है बेटा। इनके सामान्य उदाहरण वाइटालिन, कोकीन, मेथ्रेडिन। अब बात क्या करते हैं? प्रशांतक लिख लो, तनाव को कम करने और तीव्र मस्तिष्क बीमारियों को, पहले सीधे लिखो लाइन, तनाव को कम करने या तीव्र मस्तिष्क बीमारियों के उपचार में होता है। तनाव को कम करने या तीव्र मस्तिष्क बीमारियों के उपचार में होता है। तनाव को कम करने या तीव्र मस्तिष्क बीमारियों के उपचार में होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल इसके लिख रहे हैं, इसके ध्यान देना, ठीक है। बारबीट्यूरिक एसिड, ठीक है। ल्यूमिनल, सेकोनल, सेरोटोनिन, ठीक है ना। नेम्बुटल, वेरोनल, इक्विनल, ठीक है। और इसके हैं वेलियम, और इसके एग्जाम्पल देख लो। ठीक है ना। मेप्रोबमेट, फेनाल्जीन, ठीक है। 10 हो गए एग्जाम्पल, और ठीक है ना। सेकोनल लिखा है, ठीक है, लिख दिया। ल्यूमिनल लिख दिया है, मेम्बुटल हो ही गया। फेनाल्जीन, इप्रोनाइज्ड,
ठीक है ना, इतने तो आपको ध्यान रखने ही है बेटे, ये आपको ध्यान रखना। फिर और कोई एनसीईआरटी में कोई दवा हो तो यही कनेक्ट कर लेना। बोलो, कर लोगे इतना काम? तो कौन कौन सी बात की हमने डेली लाइफ में? एंटीपायरेटिक, ज्वरनाशी जो ज्वर से आराम दे, एग्जाम्पल उसके। दर्द निवारक, दर्द से आराम दे, एग्जाम्पल। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट बात कर ली। ट्रैंकुलाइजर अभी लिखा। एंटीहिस्टामिन, इसके सबके बेटा एग्जाम्पल याद रखना है। और जो कई बच्चों को एनसीईआरटी के पहला का 2 पेज है वो आपका सरफेस केमिस्ट्री अपने आप हो जाएगा, तुम्हें उसकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन तुम्हारे इधर नहीं आया। ठीक है, अगली बात चलते हैं। पेज खोलना, एक पेज नंबर 4.42 खोलो। पेज नंबर 4.42 देख रहे हो, एक चार्ट बना है खूब अच्छा सा, इसी को पढ़ लो बेटा, काम हो जाएगा। मॉड्यूल बहुत शानदार है अपनी। इधर देखो, एनाल्जेसिक, दर्द से आराम, एग्जाम्पल है। एंटीपायरेटिक हो गया है, एंटीसेप्ट डिसइंफेक्टेंट हो गया, ट्रैंकुलाइजर हो गया। एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी माइक्रोबियल्स सीधे एक लाइन देखो, सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न संक्रमण के उपचार में। सूक्ष्म जीवों के कारण, ये मत समझना कि कोरोना की दवा है, सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न संक्रमण के उपचार में। तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल तो लोग कर ही रहे हैं, एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड, एंटीबायोटिक और सल्फोनामाइड। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, इसको लिख लो, एंटी फर्टिलिटी ड्रग, बर्थ कंट्रोल के लिए यूज होगा। सिंपल, आपको इसमें ज्यादा अंदर तक नहीं जाना है, तो पता है बायो के स्टूडेंट हो आप लोग, तो ये काम तो कर लोगे इसका काफी। जन्म दर नियंत्रण कौन सा है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये अंडरलाइन कर दो। एस्ट्रोजोन, इसका एथिनिल एस्ट्रोडाइऑल, एथिनिल एस्ट्रोडाइऑल अंडरलाइन कर दो, क्या पता यही आ जाए। प्रोजेस्ट्रॉन, ये अंडरलाइन करो, और इसका ये नॉर एथिनीड्रोन, ये अंडरलाइन कर दो, और माइफेप्रिस्टोन, ये 4 एग्जाम्पल याद कर लो। एंटी फर्टिलिटी ड्रग किसके लिए है? बर्थ कंट्रोल, और ये 4 एग्जाम्पल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, माला डी है, कई जो पिल्स खाए जाते हैं सीधे वाले, और एस्ट्रोजोन, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में, एस्ट्रोजोन, एथिनिल एस्ट्रोडाइऑल एवं प्रोजेस्ट्रॉन, नॉर एथिनीड्रोन, माइफेप्रिस्टोन। ठीक है बेटा, एंटाइसिड हो गया, एंटीबायोटिक लिख लो, एंटीबायोटिक। सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं एवं अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोक सकते हैं। सूक्ष्म द्वारा उत्पन्न होते हैं एवं अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को रोक सकते हैं। ये तो हो गई डिफिनेशन, कोई बहुत खास मैटर नहीं है। अब सुनो इधर, अब पेज नंबर खोलो, एंटीबायोटिक को थोड़ा इसमें 1-2-4 पढ़ना है काम। पेज नंबर 4.38 खोल लो बेटा सब लोग, पहले सब लोग पेज नंबर 4.38 खोल लो। खोल लिया? मॉड्यूल के प्योर एनसीईआरटी की बातें इस पे लिखी हैं, इसमें ध्यान दो। इधर आ जाओ, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं लाइन देखो, पेज नंबर 4.38, इधर से ऊपर से 12 है, और सब चीजें पढ़ना, इसमें मूल बात जो एग्जाम। जर्मन जीव वैज्ञानिक पॉल एलिस इस धारणा के प्रवर्तक थे। इन्होंने सिफिलिस के इलाज के लिए कम विषैले पदार्थ तैयार करने के उद्देश्य से आर्सेनिक आधारित संरचनाओं की जांच की।
इन्होंने औषधि आर्सफेनेमीन बनाई जिसे सेल्वर्सन के नाम से जाना जाता है। पॉल एलिस की इस खोज में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। अब देखो, पहले तो इसके सेल्वर्सन देखो, सेल्वर्सन दिख रहा है आगे, स्ट्रक्चर बना हुआ सेल्वर्सन, उसमें देखो कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन है तो ये पूछ सकता है किसमें एस डबल बॉन्ड एस बॉन्ड होता है, तो किसमें होता है, सेल्वर्सन। सेल्वर्सन में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, एस डबल बॉन्ड एस। ठीक है, एक लाइन। प्रोंटोसिल कौन सा बॉन्ड है, एन डबल बॉन्ड एन। सल्फानिल एमाइड, सल्फानिल एमाइड। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया। अब सुनो इधर क्या क्या पूछा, सेल्वर्सन सुन ले बेटा, सेल्वर्सन पूछा गया कि ये FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, सेल्वर्सन बिल्कुल FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, क्योंकि इसमें क्या है, फिनोलिक ग्रुप है। दूसरा, क्या ये कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप है। ठीक है, अगली प्रोंटोसिल, क्या ये FeCl3 के साथ टेस्ट देगा, बिल्कुल नहीं देगा। क्या ये कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, यस देगा, क्योंकि इसमें क्या है, NH2। नेक्स्ट है सल्फानिल एमाइड, क्या ये कार्बिलेमिन टेस्ट देगा, यस कार्बिलेमिन टेस्ट देगा। ठीक है, अब आर्सेफेनमीन में उपस्थित एस डबल बॉन्ड एस, एन डबल बॉन्ड एन, ये सब बता दिए बात। अब दूसरी आ जाओ इधर, एक चार्ट बना गया है, जीवाणुनाशी जीवाणु निरोधी, दिख रहे हो, जीवाणुनाशी में कौन है, पेनिसिलिन है, एमिनो ग्लाइकोसाइड है और ऑफ्लॉक्सासिन है। कर लिया, टिक मार दो। जीवाणु निरोधी एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल, तीनों तीन याद कर लेना, कौन जीवाणुनाशी है, कौन जीवाणु निरोधी है। कर लिया। अब एक लाइन इसमें बहुत बार पूछी गई है, विस्तृत स्पेक्ट्रम वाला, देख कहां पे है, क्लोरोफेनिकॉल, पेनिसिलिन, ठीक है। विष प्रतिजीवाणु कहलाता है। क्लोरोफेनिकॉल कहीं देखो दिखा होगा, वो लाइन सीधे कई बार 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्लोरोफेनिकॉल। हाँ सुन लो, देख लेना उधर, स्टार बना के लिख लो, क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरोफेनिकॉल कोमा वैंकोमाइसिन और ऑफ्लॉक्सासिन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। क्लोरोफेनिकॉल, वैनकोमाइसिन तथा ऑफ्लॉक्सासिन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु है। और ये पूरी पैराग्राफ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक में ये ध्यान रखना। अब उस पेज पे आ जाते हैं, जीवाणुनाशी जीवाणुरोधी, जो इसमें बताया स्ट्रक्चर, क्योंकि आए हुए हैं सब, जो बातें बोली हैं वो तुम ध्यान रखना कि एग्जाम्पल में आए हुए हैं। अब सुनो, यहां पर देखो, एंटीबायोटिक का सीधा पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकॉल है, ये एग्जाम्पल इसमें पेज नंबर 4.42 में सीधे एग्जाम्पल लिख रखा है। तो ये पेज पढ़ लिया तो भी आपका काम हो गया। तो इसमें सारी चीजें जो मेन मूल चीज थी इसकी, केमिस्ट्री डेली लाइफ की दवाओं के नाम से, वो इतनी चीजें आपको पढ़नी है बस। इसके अलावा कोई आलतू फालतू चीज नहीं पढ़ना है बेटा। एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, एंटीसेप्टिक, ट्रैंकुलाइजर, एंटी माइक्रोबियल अभी बोल दिया हमने, एंटी फर्टिलिटी ड्रग हो गया, एंटीबायोटिक के लिए अब बताया है, इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पहले 7-8 एग्जाम्पल हैं वो याद कर लेना। कौन कौन से हैं, पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोफेनिकॉल है। आपने 3 बता दिए, विस्तृत स्पेक्ट्रम कौन कौन से, क्लोरोफेनिकॉल, वैनकोमाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन। जीवाणुनाशी जीवाणु निरोधी, ये आपको याद करना है, याद तो आप ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक टेक्निक अपने खुद ही बनाना है इसमें भाई। ठीक है, अब हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मीठा कारक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर।
कृत्रिम मीठा कारक, आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है ना। अब इसमें बात सुनो, अब इसमें बच्चे कहते हैं कि सर बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, कैसे ध्यान रखना है आपको। तो बेटा एग्जाम्पल तो बड़े बड़े हैं, सही बात है, स्ट्रक्चर इसके बहुत बड़े हैं, लेकिन उस लाइन से आपको कनेक्ट करनी है, उस लाइन से आपको कनेक्ट करनी है जो लाइन में एनसीईआरटी की लाइन जो लिखी होगी उससे स्ट्रक्चर को कनेक्ट करना है, ठीक है। एक बार आ गया कि किस आर्टिफिशियल स्वीटनर में 3 क्लोरीन है। अब उस साल बच्चे बहुत परेशान कि सर इसमें स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन कहां से था, लाइन से था कि सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, सुक्रोज सुक्रालोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि किसमें 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। बोलो, तो ये तो उसकी गलती नहीं है, तो ये तो आपको, और उस साल क्या था कि 12th के बच्चे तुरंत का पढ़े हुए थे, उनको सही कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा जो चीज लाइनों में लिखी है उसको आपको स्ट्रक्चर से और थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी है, ठीक है ना। पहले 3-4 साल पहले तो अपने डेली लाइफ को पढ़ाते नहीं थे, लेकिन अब अपनों ने, क्योंकि जान के क्वेश्चन इसमें बच्चे छोड़ देते थे कि सर कह रहे हैं तो इसलिए पढ़ नहीं रहे, इसलिए जानबूझ के उसको 1 लेक्चर 2 लेक्चर दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो कृत्रिम मीठा कारक, शुरू करें बात को, चलो लिखो, हाँ पेज नंबर खोलो 4.45, पेज नंबर 4.45। प्रथम कृत्रिम मीठा कारक खाद्य योग्य यौगिक सैक्रीन है। लिखो लिखो लिखो, सब चीज लिखो। प्रथम कृत्रिम मीठा कारक, प्रथम कृत्रिम मीठा कारक कौन है, सैक्रीन। क्या है, सैक्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम कृत्रिम मीठा कारक क्या है, सैक्रीन, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लो, बना स्ट्रक्चर सैक्रीन। अब देखो, अब तुम एनसीईआरटी चाहे मॉड्यूल जो भी खोला होगा तो उसमें हाँ एक डलसिन छोड़ देना, आप डलसिन दे रखा ना अपने मॉड्यूल में, उसको हटा देना। तो क्या है, एस्पार्टेम है, सैक्रीन है और डलसिन अवॉइड करो, सुक्रालोज है और एलिटेम है। मिठास का क्रम सबसे अधिक कौन मीठा है केन शुगर की तुलना में, एलिटेम। देखो मिठास का क्रम, मिठास का क्रम सबसे अधिक एलिटेम, फिर सुक्रालोज, फिर सैक्रीन और लास्ट में क्या आ गया, एस्पार्टेम। केन शुगर के तुलना में मिठास का क्रम है, सबसे अधिक है एलिटेम, फिर सुक्रालोज, फिर सैक्रीन। भाई लिख लिया, मिठास का क्रम सबसे अच्छा कौन है, एलिटेम, फिर एलिटेम, फिर सुक्रालोज, फिर सैक्रीन, फिर एस्पार्टेम। लिख लिया क्रम। अब सुनो, अब कैसे कैसे आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां पे लिखा है एस्पार्टेम, बेटा ध्यान से देखो, पेज नंबर 4.5 पे 3 लाइन है, सब एनसीईआरटी की लाइन है। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम एक सर्वाधिक उपयोगी तथा सफल कृत्रिम मीठा कारक खाद्य है। यह शर्करा से लगभग 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिकम तथा फिनाइल एलानीन के बीच डाइपेप्टाइड के फलस्वरूप बनने वाले मिथाइल एस्टर हैं। मतलब इसमें कोई पूछ ले कि किसमें एमाइड लिंकेज और एस्टर लिंकेज दोनों हैं, तो क्या है, एस्पार्टेम। फट से वही लाइन लिख लो, इसमें एमाइड और एस्पार्टेम, एमाइड मतलब CONH और एस्टर मतलब COO, एमाइड और एस्टर लिंकेज दोनों उपस्थित हैं। लिख लिया, एस्पार्टेम के सामने एमाइड और एस्टर लिंकेज दोनों उपस्थित हैं। लिख लिया बेटा। अगले बात, हाँ इसका ठंडे खाद्य पदार्थों में यूज करते हैं। किसमें, ठंडे, मतलब यह खाना पकाने या चाय बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। क्या होता है, कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल। ये क्वेश्चन आ गया कि एस्पार्टेम का उपयोग खाना बनाने में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये खाना पकाने के तापमान पे क्या होता है, अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। एलिटेम, देख लिया एक बात, इसमें इतनी बातें ध्यान रखनी है, कितने एमाइड लिंकेज, एक एस्टर लिंकेज है,
फेनिलएलानीन और एस्पार्टिक एसिड से OH निकाल दो, एनिलीन से H निकाल दो, जो एमीन वाला ग्रुप है। एलिटेम, एलिटेम एक उच्च प्रबलता का मीठा कारक है, यद्यपि यह एस्पार्टेम की तुलना में अधिक स्थायी होता है, किंतु यह प्रयोग इसका खाद्य में प्रयोग करते समय इसकी मिठास को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये अंडरलाइन शानदार वाली है, अंडरलाइन करो। कोई पूछ ले कि एलिटेम का उपयोग चाय बनाने में क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी मिठास को कंट्रोल नहीं करते, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये भी खाना पकाने में यूज नहीं होता है, चाय बनाने में यूज नहीं होता है, क्योंकि इसकी मिठास को नियंत्रित नहीं कर सकते। बेटा अंडरलाइन कर दिया। अब आता है सुक्रालोज। देखो वो लाइन देखो, ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है, तुम एनसीईआरटी मैच करना इसको, ये पूरे एनसीईआरटी से उठाया गया है। सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, इसीलिए तो पूछा कि किस कृत्रिम मधुरक में 3 क्लोरीन प्रेजेंट हैं। कितने? 3। तो 3 क्लोरीन किसमें प्रेजेंट है? सुक्रालोज में। यह दिखने में तथा स्वाद में शर्करा की तरह होता है, यह खाना पकाने के ताप पर तो स्थायी होता है, लेकिन यह कैलोरी मुक्त होता है। मतलब कोई पूछे कि सुक्रालोज को खाना बनाने में क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि यह कैलोरी को प्रोवाइड नहीं करता है। बेटा यह कैलोरी नहीं देता है। कितनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्यों खाना बनाने के में यूज नहीं करते हैं। तो पहला बताया गया एस्पार्टेम क्यों नहीं, क्योंकि ये कुकिंग टेम्परेचर पर अनस्टेबल है। एलिटेम यह क्या हो जाता है, इसकी मिठास को नियंत्रित नहीं कर सकते। और सुक्रालोज क्योंकि यह कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है। बेटा ठीक है। अब लिख लो डिटर्जेंट अपमार्जक। अपमार्जक मॉड्यूल खोली है ना सबने, मॉड्यूल एनसीईआरटी दोनों हाथ में सामने होनी चाहिए भाई। अपमार्जक पहले इसमें लाइन बाय लाइन लिखी है कुछ बातें। कठोर जल में कुछ निश्चित धातु आयन कैल्शियम मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं, ये सब बातें लिखी हैं। अब देखो अपमार्जक के प्रकार हैं, पहला ऋणायनिक है, धनायनिक है और अनायनिक है। ध्यान से सुन लो। ऋणायनिक अपमार्जक, सीधी सीधी बात आई है क्वेश्चन, इसमें कोई लफड़ा इसमें नहीं लगाया गया है। ऋणायनिक अपमार्जक लंबी संख्या वाले अल्कोहल का प्रयोग कुछ संश्लेषित अपमार्जक के निर्माण में होता है। देखो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सीधे क्वेश्चन आया है कि कौन सा ऋणायनिक अपमार्जक है, कौन धनायनिक है, कौन नॉन आयनिक है, ऐसे अनायनिक है, ऐसे पूछा गया। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट ये क्या है? ऋणायनिक अपमार्जक है। सोडियम पैराडोडिकल बेंजीन सल्फोनेट, हाँ ऋणायनिक अपमार्जक सुन लो, ये तो पहले लिख लिया, सोडियम लॉरेल सल्फेट लिख लिया। अब सुनो, घरों में प्रयोग किए जाने वाले एकमात्र ऋणायनिक अपमार्जक है। बोलो ठीक है। इसका उपयोग एनसीईआरटी में देखना, इसका उपयोग टूथपेस्ट में लिखा है कहीं? लिखा नहीं है तो लिख लो। इसका उपयोग किसमें होता है? टूथपेस्ट। इसका उपयोग ऋणायनिक अपमार्जक का उपयोग किसमें होगा? टूथपेस्ट। लिख लिया, आगे आ जाओ। धनायनिक अपमार्जक सिट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड दोनों हो सकता है। सिट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम क्लोराइड इसका उदाहरण है। स्ट्रक्चर बना हुआ है, हाँ देखो यह रोगाणुनाशक गुण होता है इसमें, ये अंडरलाइन करो। इसका रोगाणुनाशक के समान होता है, बिल्कुल अंडरलाइन करो। यह अधिक अपमार्जक कीमती होते हैं। इसमें देखना एनसीईआरटी में हेयर कंडीशनर में दे रखा होगा, इसमें देख लेना दोनों में, किसी एक हेयर कंडीशनर में यूज है और एक का यूज किसमें है? टूथपेस्ट। ये किसमें देखना बेटा? एनसीईआरटी में। आपका काम है ये, क्या काम है? कौन हेयर कंडीशनर में, कौन है उसमें दे रखा है? टूथपेस्ट में, ठीक ना? कर लोगे? हेयर कंडीशनर किसमें यूज है? टूथपेस्ट, ठीक है। अनायनिक अपमार्जक यह मुख्यतः पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के एस्टर होते हैं, ये तरल अवस्था में होते हैं या जल में विलय होते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई आवेश नहीं है, देख लो। हाँ इसका उपयोग बर्तन धोने में, तीनों का उपयोग है, लिख लो। बर्तन धोने वाले में कौन सा अपमार्जक होगा? धनायनिक, अनायनिक, अनायनिक ऑप्शन। टूथपेस्ट में किसका प्रयोग करते हैं? और हेयर कंडीशनर में किसका प्रयोग करते हैं? ये आपको लिखना है बेटा, ठीक है। लिख लो जल्दी।
कर लोगे? तो अनायनिक का उपयोग वहीं लिख लो, बर्तन धोने में। फिर मैच करना एनसीईआरटी से, ये तुम्हारे काम है। धनायनिक हेयर कंडीशनर में एनसीईआरटी मैच करना, आगे पीछे होगा तो सही कर लेना। ऋणायनिक अपमार्जक किस में होगा? टूथपेस्ट में। कहीं उल्टा सीधा होगा तो सही कर लेना उसको। आई थिंक हमने इतना बोल दिया, क्योंकि एनसीईआरटी मॉड्यूल से उठाया गया, तो मॉड्यूल में भी लिख लेना। अगर कोई मॉड्यूल में बच्चा कर रहा है तो ऋणायनिक अपमार्जक टूथपेस्ट, धनायनिक हेयर कंडीशनर, अनायनिक बर्तन धोने, लिख लिया। इतनी बात इस पे करेंगे। जो काम दिया है एनसीईआरटी में यूज देख लेना एक बार को, फिर अपने मॉड्यूल में इसको लिख लेना। जितनी बात कही गई उसी को आराम से कर लोगे तो काम अपना बहुत बेस्ट हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये इससे बहुत छोटा सा जो चीज़ बोली है क्वेश्चन तो उसी में से आ जाएगा, लेकिन अपने कोई भी 1% में भी छोड़ना नहीं है। इसलिए हमने तुम पर एक थोड़ी सी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि एक बार बेटा एनसीईआरटी को उठा के देख लेना, ठीक है? एनसीईआरटी देख लोगे, सीधे जो बात करें उतना ही पढ़ना है, आगे पीछे कुछ नहीं, ना कोई टेस्ट में आएगा ना किसी एग्जाम में आएगा। कर लोगे? नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी हाथ में रखना ही है आपको। एनसीईआरटी मॉड्यूल दोनों हाथ में रहे तो हम उसमें कुछ बोलें तो आप उसमें अंडरलाइन कर लो, देख लो, ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। आप रेगुलर में जैसे जैसे हमने डिफिनीशन एग्जाम्पल जैसे बताए वो तो कम से कम वो याद रखना ही है, और फिर बेटा कोशिश करना कि थोड़ा बहुत तुम और एनसीईआरटी से कोई चीज़ नहीं मिले तो उसको अंडरलाइन करके लिख लेना। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे की तरफ, ठीक है? तो आप पढ़ लोगे बेटा ध्यान से, इसमें मेहनत तुम्हारी आवश्यकता है, इसमें थोड़ा सा साथ देना बेटा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।